Hello friends, welcome to my YouTube channel once again. Today again I have come up with a very interesting idea, and there are two concepts in this video. Please see, watch the video till the end. आज का जो मेरा टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म ऑलवेज लीड टू प्रॉफिट्स, इज इट ए मिथ? क्या यह अंधविश्वास है या झूठ है, सच है? इसको आपको अगर समझना है तो मेरा वीडियो अंत तक देखें। साथ ही इसी से कनेक्टेड एक और थीम जो है कि कैसे आप केवल 10 लाख रुपया लगाकर इन्वेस्ट करके 100 करोड़ के नेटवर्थ बन सकती है, जो कि आज की डेट पे इंडिया में सिर्फ 0.1% लोग हैं। तो आपको ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है। आप अंत तक इस वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। दोस्तों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कैसे हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, किस तरह से शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट होती है और क्या सावधानियाँ हमें रखनी है, इसका हमें समझना है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, रियल इस्टेट हो या किसी भी एसेट क्लास में हो, आपको उसको पीरियडिकली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण क्या, देखिए, आप समझो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में आज कर दिया 10 साल के लिए 5%, और 6 महीने बाद अगर फिक्स डिपॉजिट की रेट 8% हो जाती है, तो आपको अपनी रिटर्न बढ़ाने के लिए उस एफडी को प्रीमेच्योर करके और नई एफडी बनानी पड़ेगी, तभी आपकी ज़्यादा ऑप्टिमम रिटर्न आ सकती है। उसी प्रकार से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फ्लैट परचेज कर लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो उसे आपको अगर आप रेंट पे देके कुछ रेंट एडिशनल इनकम करते हो, तो आपकी जो इनकम है वह सप्लीमेंट हो सकती है, आपकी रिटर्न ज़्यादा आ सकती है। अगर आपने फ्लैट खरीद लिया और आप उसे मेंटेन नहीं करोगे, आप उसे बंद करके छोड़ दोगे, आप उसको क्लीन नहीं करवाओगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो क्या होगा दोस्तों, उस फ्लैट में दीमक लग जाएंगे, उस फ्लैट की हालत ख़राब हो जाएगी और आपको उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम रियल इस्टेट में बात करें, लैंड में, वहाँ भी यही होता है कि अगर आपने लैंड परचेज कर लिया, आपने बीच में देखा नहीं, बाउंड्री नहीं बनाई, तो क्या होगा दोस्तों, कोई अनऑथराइज ऑक्यूपेशन हो गया, पोजेशन हो गया, तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाए। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी आपने देखा होगा, लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर, उसके बाद एक एनएवी थोड़ी बढ़ भी जाती है, फिर घट भी जाती है, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अलग अलग एसेट क्लास में क्या रिटर्न पिछले 40 साल में आई है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया है। आप उस वीडियोस को देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किसी भी एसेट क्लास में, चाहे वो इंडेक्स फंड हो या म्यूचुअल फंड हो, कहीं भी 10-12%, 14% से ज़्यादा की रिटर्न नहीं आती है। अब मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन थीम हमारा है, जो सारे इन्वेस्टमेंट गुरु, सारे मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड एजेंट्स, जितने भी लोग इस शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अनेकों आप वीडियोस भी देखे होंगे, सब में एक ही बात कही जाती है, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं इस बात से पर्सनली सहमत नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म ए मिथ, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बकवास है। अगर लॉन्ग टर्म में कुछ कंपनियों में पैसा बना है, आज एक उदाहरण ले लें हम इन्फोसिस का, चाहे एचडीएफसी बैंक का, चाहे कोटक बैंक का, इस तरह से कुछ एक 2-4 शेयर है, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, 2-4-5 शेयर हैं जिनमें पैसा नो डाउट बना है। पर उनमें भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप हिसाब लगाओगे, तो आपको पता पड़ेगा कि एनुअल कंपाउंडिंग जो इनमें है 15 से 20% की होती है। 15 से 20% की कंपाउंडिंग बहुत बड़ी होती है। यह वीडियो के अगले भाग में, जब थोड़ी देर में मैं वापस चर्चा करूंगा कैसे कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखिए, अगर शेयर मार्केट में किसी ने पीरियडिकली रिव्यू नहीं किया तो उसकी क्या हालत होती है, आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। जो अच्छे अच्छे प्रोमोटर्स, अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक थे, किसी समय लोगों ने लॉन्ग टर्म समझ के, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और भूल गए, उनका क्या हश्र हुआ, ये आप सामने स्क्रीन में आप देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक, कुछ समय पहले तक ये माना जा रहा था कि अगला एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक बनने वाला है। इसकी रेट आप देख रहे हो चार्ट में, स्क्रीन में आपके सामने। अगस्त 16 में 1180 की रेट थी, जो कि अगस्त 18 में 1994 भी हो गई।
एंड नाउ यह 510 रुपये है। बीच में 250-300 रुपये भी आ गया था। ठीक इसी तरह से आप देखिए रिलायंस कैपिटल, इसकी रेट 442 से अब 9 रुपये के आसपास आ रही है। 430 थी अगस्त 2018 में। इसी की रेट बहुत से लोग जानते होंगे 2008-9 में यह 3000 रुपये में बिका करता था, और यह अंबानी ग्रुप की ही कंपनी है। आप देख रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, केवल 4 साल में ये 51 से 2 रुपये आ गया। पूरी वेल्थ खत्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। और यही शेयर कुछ साल पहले 700-800 रुपये में भी सेल हुआ करता था। अब आप आश्चर्यचकित रहेंगे, यही रिलायंस कम्युनिकेशन क्या काम में था? टेलीकॉम। आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी के जो शेयर, लोग अमेजॉन, गूगल सब लोग पीछे भाग रहे हैं और शेयर बढ़ता जा रहा है, यह भी टेलीकॉम में ही है। इसी टेलीकॉम के पीछे भाग रहा है। पेट्रोलियम और उनका जो बिजनेस है उसमें तो लॉस ही चल रहा है, कुछ ना कुछ डाउनवर्ड है। यही आइडिया आदित्य बिरला की कंपनी, अगर किसी इन्वेस्टर ने आदित्य बिरला की कंपनी में, वोडाफोन में, आइडिया में इन्वेस्ट किया तो उसकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई। इसी अंबानी ग्रुप में जिसने आरकॉम में, आर पावर में, चाहे रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट किया, उसकी वेल्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो दोस्तों आगे देखिए आप यस बैंक का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा बैंक था, वन ऑफ द लीडिंग बैंक। इसने अच्छे अच्छे ग्रुप्स को भी लोन दिया, वो ग्रुप फेल हो गए, बैंक भी फेल हो गया। कुछ मैनिपुलेशंस भी हो सकते हैं, बट दैट अगेन इज़ नॉट आवर सब्जेक्ट, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। और टाटा ग्रुप के बारे में कहीं कोई सवाल नहीं कर सकता। टाटा मोटर्स 500 रुपये था 3 साल पहले, 4 साल पहले, जो कि आज 119 रुपया, बीच में 70 भी चला गया था। और 500 से पहले 700, 800, 1000 रुपये तक बिका करता था यह शेयर। स्टेट बैंक आप देख लीजिए, 190 था कुछ साल पहले, फिर 300 भी गया, 350 भी गया, अगेन नाउ इट हैज़ कम टू 190। तो क्या वेल्थ क्रिएट, अगर किसी ने लेके बैठ गया तो उसकी कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है पिछले 3-4 साल में। आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब भी देख पा रहे हो। आप नीचे देख रहे हो मारुति का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मारुति आज जो रेट 4200 थी अगस्त 2016 में, अभी कुछ दिन पहले भी 4700 थी, अभी 6600 है। ऊपर में 10,000 भी बिक के आया शेयर, 10,000 के बाद अगेन इट हैज़ कम डाउन। अब आगे क्या होगा यह किसी को कुछ पता नहीं। तो मेरे कहने का बार बार मतलब यही है कि शेयरों में क्या होता है, आप कोई भी शेयर लेके उसे भूल नहीं सकते, आपको उसको पीरियडिकली रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी रिटर्न नहीं आ सकती। अब आप एक उदाहरण लीजिए कि इनमें जो दूसरी कंपनियों में जो रिटर्न बनी है वो कैसे बनी। उनमें भी सिंपल हुआ। देखिए कभी भी कोई छोटी कंपनी होती है, आप उस पर दाव लगाते हो। अब आप 10 कंपनियों में दाव लगाओगे, एक कंपनी कहीं चल गई, 9 कंपनियों में तो वेल्थ डिस्ट्रॉय ही होती है। अब आप उदाहरण लीजिए, आज इन्फोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, इस तरह की, कोलगेट पामोलिव, इस तरह की कई कंपनियां, इन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। बट एक टाइम के बाद, आज पिछले 5 साल में आईटीसी ने कुछ भी रिटर्न एक्स्ट्रा नहीं बनाया, बल्कि कुछ ना कुछ वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है। वही आईटीसी जिसने 30-40 साल में बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कैसे ये रिटर्न बनती है और कैसे हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, कोई भी कंपनी जब छोटी होती है उसके लिए ग्रोथ करना बहुत आसान होता है। किसी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ है, वह 100 करोड़ आसानी से ले जा सकती है, 10 गुना कर सकती है। लेकिन कोई कंपनी 20,000 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, वह 20,000 करोड़ से एक साथ 2 लाख करोड़ पे नहीं पहुंच सकती, उसकी ग्रोथ 10-20% की ही होती है। और ऐसा ही एचडीएफसी बैंक और ये बाकी जो शेयर्स हम देख रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो चल गए, उनमें अच्छी ग्रोथ हुई है। तो वो एनुअल कंपाउंडिंग 15 से 20% की है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। एनुअल अगर आप कंपाउंडिंग देखोगे, इंडेक्स की भी आप देखोगे, बीएसई सेंसेक्स की, तो 40 साल में भी आप रिटर्न देखोगे तो केवल 14% है। यह सब आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में मिलेंगे। सो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने चार्ट के रूप में रख रहा हूँ। आप देखेंगे कंपाउंडिंग का कितना बड़ा इफेक्ट है, कैसे आप सब लोग मिलके इसको कर सकते हो, और बहुत ही आसान है शेयर मार्केट के थ्रू। आप देख रहे हैं 10 लाख रुपए केवल आप इन्वेस्ट कीजिए, केवल एक बार आपको इन्वेस्ट करने हैं, और आप सालाना 18% उससे आपको प्रॉफिट करना है। तो यह 20 साल बाद यह कैपिटल आपकी हो जाती है 2.74 करोड़। उसके बाद आप देखेंगे अगर 10 लाख को 18% से आप 30 साल रख देते हो तो इट बिकम्स 14 करोड़। ये कैसे कंपाउंडिंग का फर्क पड़ता है। अब वही 10 लाख आप अगर 26% से करते हो तो आप देखोगे 30 साल में ये बन जाते हैं आपके 100 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। और वही 10 लाख अगर आप 30% रिटर्न निकाल पाते हो तो ये बन जाते हैं 261 करोड़। तो दोस्तों आप देखिए 1-2-4% के रिटर्न अगर आप एक्स्ट्रा जनरेट करते हो तो अल्टीमेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना बड़ा वेल्थ का डिफरेंस आ जाता है। थोड़ी सी रिटर्न अगर आप ज़्यादा निकाल पाते हो, 26 से 30 में देख रहे हो आप 100 करोड़ बन रहे हैं, वहाँ 261 करोड़ बन रहे हैं।
और आप सोचोगे अगर 30 साल बाद 100 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी, तो ये भी मैं बता दूं, आज अगर 10 लाख की जो वैल्यू है, अगर आप 5% की इन्फ्लेशन महंगाई दर से हम आगे चलें तो 30 साल बाद इसकी वैल्यू बनती है सिर्फ 43 लाख। यानी आज की जो 43 लाख की वैल्यू है और उस समय आपके पास होंगे 100 करोड़ रुपए, तो यह बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। और इसके लिए आपको करना क्या है, वो स्ट्रेटेजीज मैंने आप कई वीडियोस में पहले भी शेयर की है। एक मंथली इनकम थ्रू आर्बिट्रेज, कैसे आपको डिलीवरी लेके कॉल सेल करना है। एक मैंने करेंसी के लिए स्ट्रेटेजी सेल बताई है आपको पिछली वीडियोस में। गोल्ड सिल्वर और दूसरे एसेट क्लास के बारे में भी मैंने आपको बताया है। सो आप जो भी इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, आप आराम से एक टारगेट लेके कि हमें 25, 30, 35% की रिटर्न निकालनी है, तो आप इस गोल पे पहुंच सकते हो। आप इंडिया के जो 0.1% पॉपुलेशन आज की डेट में है, उसमें आप भी बन सकते हो बहुत छोटी सी अमाउंट लगा के। जो लोग यंग हैं, अभी अभी ज्वाइन किया, वो भी अपने पेरेंट्स से सिर्फ 10 लाख रुपए लेके ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसमें कहीं ना कहीं सेलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करके अपना ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके आप आराम से 25-30% के रिटर्न कैपिटल मार्केट से निकाल सकते हैं। जो लोग बड़े हो गए वो भी अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए वह भी चालू कर सकते हैं। अब ये मैंने एग्जांपल 10 लाख का लिया है, जैसे आप अमाउंट बढ़ाओगे या आप कम करोगे, अकॉर्डिंगली आपकी रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी आप एग्जाम्पल लीजिए, जब हम लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं, आज से 6 महीने पहले ट्रेवल इंडस्ट्री, टूरिज्म, सिनेमा हॉल्स, ये सब बहुत बड़े बूमिंग सेक्टर थे। आप देख रहे थे नई नई फिल्में रिलीज हो रही थी, सब 100 करोड़ का बम्पर सेल हो रहा था। और पीवीआर, अब सारे पिक्चर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। जो कोविड पेंडेमिक के बाद सारी सिनेरियो चेंज हो गई है, तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म ले लिया और उसने रिव्यू नहीं किया, आई हैव फुल डाउट कि उसको उसमें वेल्थ क्रिएट होगी। सिमिलरली आज आप इंडिगो एंड स्पाइसजेट, इनके इतने बड़े एक्सपेंशन प्लान थे। ट्रेवल एंड टूरिज्म 20-25% एनुअल ग्रोथ रेट से चल रहा था। क्या अब वो ग्रोथ रेट अभी लौट के आएगी? कम से कम आने वाले 2-3-4 साल में ऐसा नहीं लग रहा। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म ले लिया और वो सोचेगा कि इसमें मेरी वेल्थ बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको याद होगा, जो लोगों ने भी वेल्थ बनाई है, जिन इन्वेस्टर ने भी अच्छे ब्लू चिप में बनाई है, वह उन्होंने अपनी कोई कैपेबिलिटी या अपनी टेक्निक से नहीं बनाई, वो तकदीर से बनी है। आपको किसी को पता नहीं था कि HDFC बैंक 20 साल पहले यहाँ पहुँच जाएगा या कोटक बैंक यहाँ पहुँच जाएगा। और जहाँ तक ये ITC लीवर जो 70-80 की टाइम पर जो शेयर इशू हुए थे, उस समय बहुत बड़ी दिक्कत थी। लोगों के पास ना तो FNO था, ना आर्बिट्रेज थी, ना अपॉर्चुनिटीज़ थी, ना वह उस समय शेयर सेल करते थे। अगर शेयर सेल करते और परचेज करने में बहुत बड़ी कॉस्ट लगती थी। उस समय 3-3 महीने पेमेंट आने में लगते थे। बड़े बड़े शहरों के लोग भी बॉम्बे माल शेयर सेल करना पड़ता था, उन्हें कोरियर लगाना पड़ता था, बहुत सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज थी। इसलिए उनके पास बाई लक कुछ शेयर जिसके पास रह गए उसको रह गए। और 95 के पहले मैंने देखा है, मेरे पास अभी भी लोग आते हैं इतने इतने बंडल शेयर्स के लेके, जिनकी वैल्यू नील हो गई है, नेग्लिजिबल हो गई है, डीलिस्ट हो गए हैं। आज भी आप देखो 2000 का .com जो बबल आया था, बूम आया था, उस समय क्या हुआ आपने देखा होगा। उस समय लोगों ने कई शेयर्स अप्लाई किए जिनकी रेट आज नहीं है, सस्पेंड हो गए, डीलिस्ट हो गए। उस समय कि अगर किसी को, बहुत लोगों को नाम याद होंगे, तो घाव भी ताज़ा हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। ग्लोबल टेली, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स, DSQ सॉफ्टवेयर, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, ये ऐसे शेयर थे उस समय लग रहा था ये आने वाले भविष्य के ब्लू चिप यही हैं। और हुआ क्या दोस्तों, वो सारे शेयर खत्म हो गए। कुछ शेयर उसमें से चल गए, एक इन्फोसिस चल गया, उसके बजाय जितने इन्फोसिस के साथ बाकी जो शेयर थे वो सारे जीरो हो गए। ह्यूज कैपिटल डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये जैसे आज मैंने इंडिगो, स्पाइसजेट या ITC का बताया, पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं किया। ऐसे कितने सैकड़ों शेयर आप स्वयं जाके देखो तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको करना क्या है। अब इसके लिए दोस्तों, कोई भी एसेट क्लास के लिए अगर आप क्या करते हो, एक फ्लैट ले लिया, आप खुद नहीं जाके देख सकते हो, आप केयर टेकर रखते हो या आप कोई क्लीनर रखते हो, गार्डनर रखते हो कि जो जाके उसको मेंटेन करे। उसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली, आपके पास टाइम नहीं है, अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाइए, एक्सपर्ट के पास जाइए और उससे रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये टारगेट रिटर्न चाहिए 25, 30, 35, 40%। अब इसमें जो एक फैक्टर जो मैंने कंसीडर नहीं किया वह सिंपली एक ही है, वह है टैक्स फैक्टर, इनकम टैक्स। प्रॉफिट पे टैक्स क्या होगा।
तो सबसे पहली बार अगर आप फैमिली मेम्बर्स के नाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट, तो बहुत हद तक आपकी टैक्स लायबिलिटी कम भी हो जाएगी। और शुरू के 5-10 साल में आपका कोई लंबा चौड़ा टैक्स आने वाला नहीं है। और 10 साल बाद क्या इंडिया की टैक्स पॉलिसी होगी, उस समय क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर, उसके ऊपर डिपेंड करने से आपकी रिटर्न कम होगी। लेकिन आज की रेट जो मैक्सिमम रेट 30% भी हम मान ले, तब भी अगर आपको ये टारगेट करना है, थोड़ी सी आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ाएं 35%। और देखिए आपको क्या है कि कोई सारा पैसा इसमें नहीं डाल रहे हो आप, ये 10 लाख रुपए से टारगेट ले रहे हो कि 3 लाख रुपए का आपको रिटर्न कमाना है। और यह डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू, आर्बिट्रेज के थ्रू मैंने कई स्ट्रेटेजी शेयर की है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, प्योर इन्वेस्टर, उनको भी मैं ये एडवाइस, आप साल भर इन्वेस्टर हो, आप साल भर अपनी बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखो, आपको साल में 3-4 अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी कि आप आराम से 5%, 7%, 2-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में इन्वेस्ट करके, मैं आपको इंट्राडे ट्रेड करने नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप इन्वेस्ट करके भी 10 दिन में, कई बार पैनिक आता है, आपने ले लिया 10 दिन में शेयर सेल कर दिए, क्या हुआ, आपको साल में 25-30% की रिटर्न आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यह कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। जिस शेयर में भी वेल्थ बनी है, उस शेयर में तो क्या पता आज आपने एक शेयर लिया, 20 साल बाद उसका क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। भले ही उसको कंपनी अच्छी चलेगी या नया यस बैंक निकलेगा। आज आरबीएल बैंक, कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि नहीं ये अगला एचडीएफसी और कोटक बनने वाला है, आप हालत देख लो, पूरा आधे से भी कम रेट पे आ गया है 6 महीने के अंदर अंदर। इस तरह की कई एग्जांपल्स है। इसलिए वो शेयर जिस पे आप दाव लगा रहे हो वो आगे ब्लू चिप बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तब भी उस पर अगर आप रिटर्न रेशियो निकालोगे तो कंपाउंडिंग 15-20% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए बेटर है आप अपने भाग्य पे विश्वास ना रख के, किसी एक कंपनी पे दाव ना लगा के, सिंपली आप अपनी आर्बिट्रेज और अपनी टेक्निक के साथ, अपनी एडवाइस के साथ, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के साथ जाकर 25-30-40% की रिटर्न छोटी सी अमाउंट पे लगाओ, तो मैं श्योर हूँ कि आप जो भी टारगेट अपना सेट करोगे वह निश्चित ही आपका फुलफिल होगा। अगेन, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया या आपको मेरी बातों से कहीं कोई असहमति हो या और कोई फर्दर आप सुझाव देना चाहते हैं, आपका फीडबैक कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर दे, मैं ट्राई करूँगा उसकी रिप्लाई करने का। लेकिन अगेन टू सम अप, यही पीरियडिकल रिव्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट is very necessary, and I am of the firm belief that investment for long term does not lead to always profit. It's a myth, and आपको इस अंधविश्वास से दूर भागना है, क्योंकि जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, जितने भी एनालिसिस्ट हैं, सब लोग फंड मैनेजर्स, फंड एजेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, एवरीवन वो एडवाइस करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। आज मैंने आपको एक एडवाइस कर दिया, भाई भैया ये ले लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए। अब 10 साल 15 साल बाद ना आपको पता किसने एडवाइस किया था, ना मुझे पता। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है लॉन्ग टर्म में कुछ एसेट्स में पैसा बना है, पर वो पैसा आप उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव रह के बना सकते हो। और यही मेरी स्ट्रेटेजी है कि आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करें, आपको उसको रिव्यू करते रहिए और एक कैलकुलेशन लेके, अपना टारगेट लेके जो वेल्थ क्रिएट करना है उस हिसाब से आपको ज़रूर करना है। जो यंग जनरेशन में है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जब अपना करियर आप शुरू करते हो, आपकी रेगुलर इनकम चल रही है, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पर इस पार्ट को मत भूलो। आपके पास टाइम नहीं है, आप एडवाइज़र के थ्रू करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें ऐसा नहीं है कि डे टू डे, मिनट टू मिनट आपको करना है। जो बड़े लोग हैं वो आज भी चालू कर सकते हैं, 50 की एज में भी आप चालू करोगे, 80 की एज में आप 100 करोड़ पहुंच जाओगे। आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, तो आपको कैलकुलेट। लेकिन अगर आप एफडी में बैठे रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। 5% एफडी में भी अगर आप 30% इनकम टैक्स अभी का निकाल लोगे तो 3.5% आपकी इंटरेस्ट आएगी नेट, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है। तो अगर आप देखोगे 30 साल बाद अगर आपका 45 लाख भी बन गया तो आपका कुछ भी नहीं है, जो आज वैल्यू 10 लाख की वही 45 लाख की है। तो जो भी एफडी है आप रखिए, एफडी अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी टेम्पररी के लिए, लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ वे जा करके इस तरह से जो कैलकुलेटेड रिस्क होती है, रिस्क रहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको आप डाइवर्सिफाई करके उसको रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स अपना करके, आर्बिट्रेज के थ्रू, ऑप्शन राइटिंग, रेंटल इनकम, बहुत सी सोर्सेज है जिससे कि आप 10 लाख रुपया लगा के 25-30% की रिटर्न अगर आप निकालोगे तो डेफिनेटली 30 साल बाद आप मुझे याद रखोगे कि 100 करोड़ आपका बन गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। वेट फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़, and if you like my video, share it, subscribe it. Thank you.